का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का हम लोग देख रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पार्ट 8 देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं द एज ऑफ द रिवोल्यूशन 1830 से 1848। तो पिछला वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था किस तरह से फ्रांस में दोबारा रिवोल्यूशन हुआ बोरबोन डायनेस्टी के खिलाफ, जो 1850 में सेटअप किया गया था जुलाई 1830 में, और इसको जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी का जो हम लोग जब जिस तरह से 1815 ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, तो उसके बाद पूरे यूरोप में एक तरह का नेशनलिज्म जो था, लिबरल लोग था, वो लोग आंदोलन कर दिए थे। अब आंदोलन किए थे तो यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो हम लोग देखेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ग्रीक जो टर्म हम बोल रहे हैं कि ग्रीक, तो ग्रीक क्या है? ये यूनानी वर्ड है, यूनान है। आज के देश में पहले जमाने में यूनान कहते थे। तो वो इंडिपेंडेंस के बारे में देख रहे हैं, और ये जो इंडिपेंडेंस है 1821 से लेकर 1832 तक चला, 1832 तक। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रीन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, उसका क्या रोमांटिज्म है क्या, नेशनलिज्म है क्या। यहाँ पर ये देखेंगे कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जब जुलाई 1830 का जो रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 के बाद फिर 1830 का रिवोल्यूशन हुआ, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। और जब ग्रीस में कुछ होता है, ग्रीक जो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है। तो यानी एक तरह से कह रहे हैं कि ग्रीक ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, तो ये जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1821 से 32 के बीच लड़ा गया एक सफल विद्रोह था। जैसे इंडिया में 1857 था तो वो रिवोल्ट माने कि असफल हो गया था, लेकिन ये जो रिवोल्ट था जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लड़ा गया, तो ये एक सफल था। 1821 से 1832 तक चला, मैंने लगभग 11 साल अब चला युद्ध, और एक सफल विद्रोह था। और इसमें यानी यूनान यानी ग्रीस में लोगों ने लगभग 400 सालों से चले आ रहे, याद रखिए 400 ईयर से जो ओटोमन साम्राज्य का शासन चल रहा था। ओटोमन माने आज के डेट में कहते हैं तुर्की, यानी उसका नाम बदल कर तुर्किया कर दिया। तो वहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर का जो साम्राज्य था 400 ईयर से चल रहा था, उसका एक तरफ से ख़त्म हो गया, पूरा उससे आज़ाद हो गया। यानी एक जो चिंगारी जो 1830 में यानी फ्रेंच में चला, और उसके बाद देखिए यानी पहले भी अगर ग्रेग मेटरनिंग का पिछला वीडियो में देखिएगा स्टेटमेंट कि अगर यूरोप माने कि फ्रांस को सर्दी भी होता है तो पूरा अगर वो छींकता भी है तो उसका जो ठंडा है, कोल्ड है या जो सर्दी है, वो पूरे यूरोप को लग जाता है। और इसका पहला प्रभाव ग्रीस में दिखा था। यानी देखेंगे इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे, इसमें आगे जो दिखा हुआ है कि ये जो क्रांति की शुरुआत थी 1831 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था, बुक में नहीं दिया, इसका जो लीडरशिप था, वो जो शुरुआत किया था उसका नाम था अलेक्जेंडर यूलिस अलेक्जेंडर यूपिस लेटिस। तो यानी फरवरी 1821, यहाँ पर 1821 दिख रहा है, लेकिन 1831 दिख रहा है, 21 दिख रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ था फरवरी से। कब से स्टार्ट हुआ था? फरवरी के महीने से। फिर यहाँ पर हम देखें कि जो इसमें कैसे हो गया ये नेशनलिज्म, कैसे ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो इसका एक जो सबसे बड़ा कारण था कि जो यूरोप में जो कवि थे, पोएट थे, या जो कलाकार थे, या जो आम लोग थे, उन लोगों ने मन में प्राचीन ग्रीक सभ्यता यानी जो ओल्ड जो कल्चर था ग्रीस का, उसको पूरा बढ़ चढ़कर प्रचार किया और बताया कि ये एक सम्मान है, माने हम लोग का जो सभ्यता है उस सम्मान है। इसीलिए जो ये जो माने कि जो कल्चर है, इसको माने कि हम लोग एक्चुअली जो ग्रीस वर्ड है, यूनानी वर्ड है, उसमें कहा जाता है फेल हेलनिज्म कहा गया। यानी अब सोच लिए कि अब इसमें और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग आगे देखें कि ओटोमन सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत कदम उठाया था। 1831 में लगभग आंदोलन को माने कि बंद कर दिया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन उन लोग हार नहीं माने। यानी 25 मार्च 1832 को 20 यहाँ जो लिखा हुआ है, एक देखिए यहाँ पर फीवर इन 24 यानी 25 में जो लिखा हुआ है, यानी 1832 में, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ हम फिर डिस्कस करेंगे, ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, यानी एक समझौता हुआ, और इस तरह यूनान एक माने कि स्वतंत्र देश बन गया। तो ये जो अभी हम बताएं, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। यानी एन इवेंट that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe, यानी जो पढ़े लिखे लोग था, वो जो आंदोलन था यूरोप में पहुंचा, और इसका पहला था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन
पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, यानी 400 ईयर्स हम बताया था कि वो शासन चला रहा था सिंस द 15th सेंचुरी। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्प्राकल्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंगस्ट द ग्रीक विच बिगेन इन 1831। यानी जो यूरोप में जो मैंने ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का जो प्रेसिडेंट कहा था कि अगर वो छींकता भी है फ्रांस तो पूरे यूरोप में ठंड लग जाती है, वहीं पर नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग ऑन एक्जाइल। बहुत लोग जो देश से एग्जाइल हो गया था, वो बाहर हो गए थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया। ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन, कुछ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है वो भी, क्योंकि उनमें सिंपैथी था, क्योंकि इनका जो ग्रीक कल्चर है, जैसे इंडिया में भी यूनानी सभ्यता बहुत है। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो हराया था माने कि सिकंदर को, तो वहाँ से वो जो सेल्यूकस था वो यहाँ पर लड़ा और उसका अपनी पुत्री का डॉटर का ब्याह माने कि शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। उस समय से ग्रीक कल्चर इंडिया में ही था और अलेक्जेंडर पर दुनिया फैला दिया था। पोएट एंड आर्टिस्ट, ठीक है, लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी जो कवि, हम बोले कि कवि जो थे या फिर कलाकार थे, आम लोग थे, मन में प्राचीन ग्रीक कल्चर का, यानी जो प्राचीन जो है उसने बताया ग्रीक कल्चर की सब जगह है, उसको याद दिलाया। मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, यानी जो ऑटोमन एम्पायर से। अब इसमें एक पोएट का नाम दिया गया लॉर्ड बैरन। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड, उसने चंदा इकट्ठा किया, एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, और युद्ध में भी लड़ा, वेयर ही डाइड इन फीवर ऑफ 1824, और वहाँ पर आंदोलन लगभग दब गया था, लेकिन फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल ऑफ 1832 रेगनाइट ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब इसमें दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन। यानी रोमांटिक इमेजिनेशन यानी कि जो रोमानिक कल्पना है वो क्या आ गया, यानी नेशनल फीलिंग। यानी एक तरफ से इसमें हम लोग देखें कि ये एक संस्कृति आंदोलन था, कल्चर मूवमेंट था, और इसके जरिए लोगों में देशभक्ति जगाई गई। माने यूथ से नहीं लड़ा गया, लोगों को सेंटीमेंट बताया गया कि अरे आप नहीं लड़ रहे हैं, आपका कल्चर क्या, आपका सभ्यता क्या, हम लोग फ्री थे। और उसमें ये जो आया, ये जो राजा लोग राजतंत्र कर रहा है उसके खिलाफ लोगों ने भड़काया। इसमें भी सिर्फ जो माने कि रोमांटिज्म है, रोमानी है, या जो राष्ट्रीय भावना है, वो सिर्फ आंदोलन नहीं, उसमें कलाकार और कवियों ने माने न केवल युद्ध में नहीं बल्कि कला बताया, कला संगीत और माने लोगों के भावना के जरिए लोगों को एक किया, यानी यूनाइट किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूनाइट किया, और इसी में से क्वेश्चंस भी एक आया, मैंने इस बार रहेगा मेरे में है, यानी रोमांटिज्म और नेशनलिज्म है क्या। यानी एक संस्कृति आंदोलन था, इसका मकसद लोगों के अंदर एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना नेशनलिज्म फैलाना था, और लोगों ने भावनाओं पर जोर दिया। और इसी में यहाँ पर आप देखेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार, यानी युद्ध के थ्रू नहीं लड़ा गया, और टेररिज्म एक्सपेंशन, ये जो लड़ा गया यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसमें एक इम्पोर्टेंट था। और यही से ये क्वेश्चंस मुझे पूरा उम्मीद है कि 2027 से ये बोर्ड में रहेगा। यहाँ से यहाँ लिखा रहेगा कि इस तरह से, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा रहेगा जस्टिफाई इट, यानी कैसे कल्चरल मूवमेंट हुआ। तो कल्चर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फिल्म। हम बोले कि एक आंदोलन था कवियों का, लेखकों का, ये सब से, तो यहीं से। तो इसका आंसर जो देना यहाँ से, हम अभी बता रहे कहाँ से देना है इसका आंसर। तो लेट अस लुक एट द रोमांटिज्म, रोमानी, अ कल्चरल मूवमेंट। हम बोले कि एक ये संस्कृति आंदोलन था विच साउट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, लोगों पे देश के प्रति सेंटिमेंट को जागना किया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज आंदोलन, द ग्लोरिफिकेशन रीजन एंड साइंस, बोला कि जो विज्ञान है, कारण है, सबको ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से इस पिक्चर्स में कि वहाँ पर आंदोलन हुआ था, मासाकार हुआ था, मासाकार में नरसंहार हुआ था ड्यूलक्स में 1825 में, लगभग जैसे हम बोले कि ऑटोमन द्वारा इसको लगभग कुचल दिया था। और इस पिक्चर्स को मैंने कि पेंटर्स जो रोमांटिक था इसको बड़ा बड़े पोस्टर में लोगों को दर्शाया, दिखाया, और बताया कि कितने लोग मारे गए तुर्क के द्वारा, यानी जो मैंने कि एक आइलैंड था जो उसमें 20,000 ग्रीक मारे गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड फोकस द इंस्टीट
of emotion and institution, metrical feeling. Their effort was to create sense of sense and collective heritage of common culture first. तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ देना है. सेकेंड पॉइंट, अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन, ठीक है, गेटिफर्ड हार्डर, ये लिखना है. क्लेम दैट जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर एमंग द कॉमन पीपुल, यानी कॉमन पीपल को वहाँ पर दास बोल कहा गया. ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, यानी लोकगीत, फोक पोएट्री, लोक कविता एंड फोक डांस, लोक नृत्य के द्वारा, दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी फोक गीत यानी स्पिरिट ऑफ नेशन, देश के प्रति, राष्ट्रीय के प्रति, वाज पोलराइज. फिर अगला पॉइंट होगा शो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशनल बिल्डिंग, बनेगा यहाँ से. फिर एम्फासाइजेस ऑन वर्निकुलर लैंग्वेज. वर्निकुलर लैंग्वेज क्या होता है? जो मेन लैंग्वेज होता है उसका जो लोकल भाषा, या द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, जो लोकगीत था, was not just to recover ancient spirit but also to carry the modern nationalism to message and large audience. यहाँ तक के अंतिम पॉइंट होगा. फिर who were mostly illiterate, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को बोल बोल के बताया गया, गाना रिकॉर्डिंग किया गया. और खासकर पोलैंड का एक पॉइंट डाल दीजिएगा. दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड में. पोलैंड में क्या था कि उसको रसिया कब्जा कर लिया था, रसिया का बॉर्डर था. अब पोलिश जो लैंग्वेज बोला था उसको लगभग बेंड कर दिया कि अब पोलिश को नहीं बोलना, आपको रसियन बोलना है. तो ग्रेट पार्ट जो रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया मिलकर गया. इवन टू 1815, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट टेरिटरी, फिर नहीं रखा, नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, फिर संगीत और भाषा का द्वारा. तो यहाँ पर जो काल कुनिपिस था, फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेरा, ठीक है, मैंने म्यूजिक जो हम लोग बोलते हैं लाइफ जो होता है म्यूजिक का, एंड टर्निंग फॉक्स लाइक द पोलनिस एंड मुजरका. याद रखिएगा दो चीज़ कि पोलनिस और मुजरका, ये जीके में मैंने एमसीक्यू में आएगा, टू नेशनल सिंबल. तो लैंग्वेज टू प्लेट, यानी भाषा भी क्या गया, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट. मैंने आफ्टर रूस ऑक्यूपेशन, जब रूस उसको कब्जा कर लिया पोलैंड को, तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ स्कूल से भी निकाल दिया गया. रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर, सब जगह पोलैंड में रशियन लैंग्वेज किया. बट 1831 में आर्म रेबिलियन, मैंने बंदूक से लोग आंदोलन के राष्ट्रीय रसारूल का टू प्लेस विच अल्टीमेटली क्रैश, लेकिन उसको कुचल दिया गया. फ्लोइंग द मेनी मेंबर ऑफ क्लर्जी पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज ऑफ वीपन ऑफ नेशनलिस्ट, यानी जो लैंग्वेज को लोगों को सिखाया कि हम लोग को भाषा खत्म क्या दिया जा रहा है पोलैंड वाले लोग. तो पोलिश वाज यूज चर्च गैदरिंग, यानी चर्च में जो फ्राइडे और संडे को गैदरिंग होता था उसमें पोलिश लैंग्वेज यूज करने लगा. और रिलीजियन इंस्ट्रक्शन, तो एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और बिशप, जो पादरी थे, वेयर पुट इनटू जेल, उसको जेल भेज दिया गया. साइबेरिया का जो रशिया के अंदर साइबेरिया में बहुत बड़ा जेल था, उसमें पनिशमेंट दिया गया, लाइफ पनिशमेंट दिया गया. और इस तरह से पोलिश जो यूज ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट, और यहाँ से इसको आगे करेंगे. तो उम्मीद है आप वीडियो में समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कम से कम मैसेज करिएगा, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन मैसेज करके बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम और कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.